तो आप लोगों ने उसके बारे में कुछ सोचा होगा कि कैसे होता है, आइसोटोप्स क्या होता है। लास्ट टाइम का जो भी लेक्चर था, क्योंकि वो बेसिक है, 11th में चैप्टर है। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। अभी हमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। तो केमिकल बॉन्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे जो चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोग जानते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ओके रिया, रिया वो आपको था क्या, 10th में था वो आपको बोर मॉडल? अगर आपको बोहर मॉडल 10th में था तो हम स्टार्ट करेंगे वहां से। जब हम सही में 11 स्टार्ट करेंगे, आपका कोर्स जब स्टार्ट होगा तो उसमें एटॉमिक हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम 11 स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा वो हम बोहर मॉडल से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो बोहर्स मॉडल एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं है जो आपने 9th में पढ़ा है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो हम पूरा डिटेल में लेंगे बोहर मॉडल से 11th में, जो हमारा फुल फ्लैश शुरू होगा। तो डोंट वरी, हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सर जस्ट बेसिक कंप्लीट कर रहा हूं आपका। तो केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में। तो आपको पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम कुछ लॉज के बारे में पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं वहां पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। और इनऑर्गेनिक में मेटल है, नॉन मेटल के बारे में, मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब डिटेल एक एक जो होगा उस ब्रांच के हिसाब से होगा। तो जो केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ने वाले हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आता है। तो जो नाम है केमिकल बॉन्डिंग, वो हमें क्या कहता है? केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है? व्हाट इज मीन बाय केमिकल बॉन्ड? जब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग, तो व्हाट इज मीन बाय केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड होता क्या है ये आपको पहले बताना है। तो केमिकल बॉन्ड होता है यहाँ पे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रही हूँ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which hold the atom together, which hold the atom together in a molecule is called chemical bond, is called chemical bond. ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। आप लोगों ने देखा कि कुछ नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द एटम टुगेदर। दो एटम है, दो एटम को जो एक साथ बाइंड करके रखा हुआ है, ऐसा कोई एक फोर्स होगा। मुझे फोर्स दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पता है कि इनके बीच में कोई फोर्स है। The force of attraction which hold the atom together in a molecule is called as a bonding, and this is called as a chemical bond. जैसे मैं एग्जांपल लूं NaCl का, एग्जांपल लिया मैंने NaCl का। एक है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन। तो एक सोडियम एटम हो गया, दूसरा क्लोरीन एटम हो गया। इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स है। इनके बीच में क्या है? कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को एक साथ बाइंड करके रखा हुआ है, and this is called as a chemical bond. अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर एंड ऑक्सीजन में कुछ ना कुछ तो बॉन्ड है जो दोनों को कंबाइन करके रखा हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल बॉन्ड, इसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। उसके बाद जो आता है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अभी केमिकल बॉन्ड अलग अलग तरीके से होते हैं। जो केमिकल बॉन्ड है वो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से 3 जो इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्ड है वो हम पढ़ने वाले हैं। पहला होता है आयोनिक बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम डिटेल में देखेंगे। सेकेंड इज
कोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंड जो बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। एंड थर्ड पढ़ना है हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थर्ड हमें क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना है। अभी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसी का दूसरा भी नाम है डेटिव बॉन्ड, इसी को डेटिव बॉन्ड भी पढ़ना है। अभी इसके अपार्ट से अगर हम देखते हैं तो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, वंडरवॉल्फ जो फोर्स होगा वहां पे वो बॉन्डिंग होगी, बहुत सारी बॉन्डिंग है, बट मेनली हमें तीन पढ़ना है, आयोनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर वन बाय वन हम पढ़ते हैं। यहाँ पे पहले इतना नोट कर लो, फिर वन बाय वन हम पढ़ेंगे व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। गुड प्रिया, हो भी गया। गुड अनुप्रिया, चलो रफ कर दो। ओके, अभी हम फर्स्ट बॉन्डिंग देखने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड। ये आयोनिक बॉन्ड होता क्या है? शायद आप लोगों को पता है क्योंकि आप 9th 10th में आयोनिक बॉन्डिंग पढ़े हो। तो फर्स्ट ही डालोगे आयोनिक बॉन्ड, उसी को आपने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसी को आपने नाम दिया है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसमें क्या रहेगा डेफिनेशन? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म, the chemical bond form due to complete transfer of electron between two atoms in a molecule is called ionic bond, is called ionic bond। the chemical bond form कैसे फॉर्म होगा? ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है, तो ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होगा, दिस इज कॉल्ड एज अ आयोनिक बॉन्ड। इसको आप क्या कहोगे? आयोनिक बॉन्ड बोलोगे। अभी एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल बताती हूँ। एक एटम बी है, एक ए बी मॉलिक्यूल है, एक क्या है हमारे पास? ए बी मॉलिक्यूल है, उसमें दो एटम है, एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है। तो यहाँ पे एटम ए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और एट द सेम टाइम एटम बी क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर एटम ए इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको आप कटायन कहते हो। ध्यान दो, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको आप कटायन बोलते हो। बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें निगेटिव चार्ज आ रहा है, इसको आप क्या कह रहे हो? अनायंस कह रहे हो। उसको आप क्या कहोगे? अनायंस कहोगे। और अभी मुझे बताओ कि एक कटायन है, एक अनायन है, तो कटायन और अनायन, एक पॉजिटिव और निगेटिव के बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जब एक कटायन है, एक अनायन है, उनके बीच में कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसीलिए इसको क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दिया है, क्योंकि इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अभी ये तो हो गया कटायन अनायन वाली बातें। अगर हम एग्जाम्पल ले यहाँ पे, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं आप? NaCl का फॉर्मेशन ले रहे हैं। अभी NaCl में दो एटम प्रेजेंट है। NaCl क्या है? सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। उसमें दो एटम प्रेजेंट है, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन। अभी मैं यहाँ पे सोडियम ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया पहला एटम सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है 281 होगा, ठीक है।
अभी आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। फिर से मैं बोल रही हूँ, हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, बिकॉज हाइड्रोजन एंड हीलियम वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। या तो डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अभी यहाँ पे देखो, अगर सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। मतलब ये क्या करेगा, Na से क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सही है। अभी आप याद रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और आपको पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। आप लोग ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पढ़े होंगे, कोई बात नहीं। आप लोग क्या पढ़े हो, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो भी होता है। बट अभी नई चीज पढ़ना कि इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी बात करते हैं क्लोरीन की, अभी बात करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन में नंबर 17 होता है, एटॉमिक नंबर कितना है, 70। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। अभी भाई क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, बट क्लोरीन क्या 7 इलेक्ट्रॉन किसी और को देगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पुराएगा। तो ये क्या करेगा, जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है उसको क्लोरीन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, Cl माइनस फॉर्म हो जाएगा। देखो कंप्लीट ट्रांसफर हो रही है, सोडियम ने लॉस किया, क्लोरीन ने उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। और आपको पता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। क्या बातें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आई तो पूछ लेना। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। मतलब जब भी आप NaCl फॉर्म करोगे, क्या ये बात समझ में आ रही, जब भी आप NaCl फॉर्म करोगे तो वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। जब भी आप NaCl फॉर्म करोगे तो वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हो, उस रिएक्शन का आप लोग बोलते हो रिडॉक्स रिएक्शन। क्या सही है, जब भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में होगा उस रिएक्शन को आप क्या कहोगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलोगे। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। मतलब जब भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, जब भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही, जब भी कोई आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स, दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स। क्लियर है, नोट कर। क्यू इलेक्ट्रोवैलेंट कहाँ है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये सब चीजें हमें याद रखनी धीरे धीरे। मैं अभी ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आज ही सब पता चलना चाहिए, धीरे धीरे आएगा। और बेसिक तो आप लोग का हुआ ही है वैसे। डन। ओके लिया। किसी को अगर कुछ भी चीज में डाउट आ रहा है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो आराम से मुझे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं रफ कर रही हूँ। अभी भाई आयोनिक बॉन्ड तो फॉर्म हो गया, ठीक है।
कैसे हुआ, क्या हुआ, हमने देख लिया। लेकिन कंडीशन क्या होगी अगर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करना है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? नेक्स्ट इज कंडीशन टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। अभी जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसमें कोई कंडीशन होनी चाहिए ना, कैसे फॉर्म हो रहा है हमें तो देखना पड़ेगा। तो एक ही कंडीशन है कि वन एलिमेंट should be metallic, one element should be metallic। अभी मुझे बताओ कि मेटालिक है कैसे पहचानोगे? अगर मैंने कहा वन एलिमेंट शुड बी मेटालिक, तो अगर वो मेटालिक है तो कैसे पता चलेगा मेटालिक है? आप बोलोगे मैम मैलिएबल होगा तो मेटालिक होगा, डक्टाइल होगा, सोनोरस होगा। हाँ भाई होगा, बट मुझे अगर एक एलिमेंट दिया है, मैंने बोला सोडियम, अभी सोडियम तो पता है आपको मेटल है, बट कैसे पता चलेगा? अगर उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वहां पे जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3 है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, हाँ रिया, यस, they have ability to lose electron, but why they have ability to lose electron? Because they have 1 2 and 3 valence electron in their valence shell, yeah, in their outermost shell, that's why they have ability to lose electron। ठीक है, तो वन एलिमेंट शुड बी मेटालिक, मींस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 1 2 और 3 होने चाहिए। एंड another element should be नॉन मेटालिक। कैसा होना चाहिए? नॉन मेटालिक होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 4 5, यहाँ पे 6 एंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो वो कौन सी बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे? वो बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे आयोनिक बॉन्डिंग। तो एक ही कंडीशन है, one element should be metallic and another element should be non-metallic, they form easily ionic bond, they form easily electrovalent bond। yes हो गया। उसके बाद हम लिखते चलो शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया था। जो यहाँ पे दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, वन इज क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड अनदर इज अमॉर्फस सब्सटेंस। तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, जैसे NaCl देखा आप लोगों ने, NaCl के क्रिस्टल होते हैं। NaCl के क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड है जो रॉक सॉल्ट है आपका, वो कैसे होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन नेचर मींस यहाँ पे कैसे रहेंगे, उनकी जो अरेंजमेंट है, इनमें जो एटम्स की अरेंजमेंट है, प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टलाइन इन नेचर। अभी जो क्रिस्टलाइन होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, हाई होता है। जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। थर्ड पॉइंट, बैड कंडक्टर ऑफ, या पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हो, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
bad conductor of electricity in solid state. सॉलिड स्टेट में अगर मैं कोई भी कंपाउंड लूं, आयोनिक कंपाउंड, तो कैसे होगा? बैड कंडक्टर होगा. तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज, क्यों बेटा यहाँ पे? बिकॉज इट हैज नो फ्री आयंस. इट हैज नो फ्री आयंस टू मूव. अभी यहाँ पे NaCl देख रहे हो, जो सॉलिड स्टेट में देखते हो, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. कंडक्टेंस क्यों होता है? कंडक्टेंस होता है बिकॉज ऑफ फ्री आयंस की वजह से. तो NaCl तो पूरा क्रिस्टलाइन है, एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, तो वहां पे कोई भी फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या रहेगा? बैड कंडक्टर रहेगा. बट यहाँ पे गुड कंडक्टर किसमें रहेगा? इन लिक्विड स्टेट या तो मोल्टन स्टेट में. एक तो लिक्विड स्टेट में गुड कंडक्टर रहेगा या तो मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर रहेगा. मतलब क्या हो रहा है? अगर मैं NaCl को हीट कर दूं या तो मैं वाटर में डाल दूं, तो ये क्या देगा? Na+ देगा और Cl- देगा. मैंने क्या किया? NaCl को अगर मैं यहाँ पे हीट कर दूं या तो मैं वाटर में डाल दूं, तो ये मुझे क्या देगा? Na+ देगा और Cl- देगा. देखो आयंस फ्री हो गए. अगर आयंस फ्री हो गए मतलब वो इजीली उसका कंडक्टेंस हो सकता है. क्या होगा? उसका इजीली कंडक्टेंस होगा. चलो नोट करो. ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की. क्रिस्टलाइन है, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा. राइट डाउन. यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? आयशा, रिया, अनुप्रिया, चलो लिख लो जल्दी से. ओके आयशा मैंने क्या कहा कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कैसा है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखो यहाँ पे हम कंडक्टेंस की बात करते हैं. कंडक्टेंस कब होता है? जब आयंस फ्री रहते हैं, जैसे Na+ है, Cl- है, ये फ्री आयंस है. बट सॉलिड स्टेट में क्या है? NaCl एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में है. मतलब जितने भी एटम है एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को फ्री मूवमेंट के लिए जगह नहीं है. तो जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री मूवमेंट करेगा नहीं, वो क्या रहेगा? वहां पे बैड कंडक्टर रहेगा. बट अगर मैं उसको वाटर में डिसॉल्व करूं NaCl को, तो Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा. आयंस फ्री हो गए. जितने ज्यादा आयंस फ्री है उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होगा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो जाएगा. क्लियर है आयशा? अभी ओके. तो ये बात हुई कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे. गुड. बाकी किसी को डाउट है? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करें. कोवैलेंट बॉन्ड. रब कर दूं? रब कर दूं. सेकेंड जो बॉन्डिंग है केमिकल बॉन्डिंग में, दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड. सेकेंड कोवैलेंट बॉन्ड. अभी कोवैलेंट बॉन्डिंग होती क्या है? द केमिकल बॉन्ड formed due to mutual sharing of electron between
atom in a molecule is called covalent bond. It's called covalent bond. The chemical bond formed due to mutual sharing of electron. यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है. देखो एग्जांपल देखें. अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देखूं तो HCl का एग्जांपल देखती हूँ. यहाँ पे एग्जांपल देख रही हूँ HCl का. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ये तो जानते हो. क्लोरीन है नंबर 17 और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287 है. मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा क्लोरीन में 7 है. मैं देखो हाइड्रोजन का 1 हो गया, हाइड्रोजन का 1 दिखा दिया मैंने. क्लोरीन का 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7 दिखाई दे रहा है सबको. अभी मैंने कहा था कि हर एक एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है और हाइड्रोजन एंड हीलियम को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ना हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है. अगर हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है एंड क्लोरीन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे. ये बोलेंगे कि चलो दोनों हम शेयर करते हैं. शेयरिंग की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया एंड क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. इस तरह का जो बॉन्ड रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ कोवैलेंट बॉन्ड. इस तरह की जो बॉन्डिंग होगी उसको आप क्या कहते हो, कोवैलेंट बॉन्डिंग. एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हो. Cl2 है, H2 होगा, यहाँ पे N2 होगा, देन CH4 है. जितने चाहे एग्जांपल आप लिख सकते हो जहां पे कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी. जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है, उसमें भी कोवैलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, उसमें भी कोवैलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी. अभी इसके लिए कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, कौन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कौन कौन फॉर्म कर सकता है. The electronegativity difference between two atoms must be zero or very small. अगर मैं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप लोगों ने शायद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा होगा, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के बीच का एक तो 0 आना चाहिए या बहुत कम आना चाहिए. जैसे देखो Cl2 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है, 0 है, यहाँ पे 0. लेकिन कार्बन एंड हाइड्रोजन इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है. तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 आता है या बहुत कम आता है तो कौन सी बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे. कौन से बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे बेटा, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं. चलो नोट करो. उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड. डेफिनेशन याद रखना है, म्यूचुअल शेयरिंग. क्लियर हुआ म्यूचुअल शेयरिंग कैसे हो रही है. Ria, you know electronegativity. What is by electronegativity? Yes, electronegativity means to attract the shared pair electron toward itself. अभी ऐसे दो एटम जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या रहेगा, सेम बोलो या 0 बोलो. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 रहेगा. मतलब यहाँ पे एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी या उनमें बहुत कम डिफरेंस होगा तो वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड. देखो
जो मेटल होते हैं मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, सबको ही पता है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और जहां पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। रिया समझ में अभी? यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल है तो कोवैलेंट बॉन्ड। चलो इसकी कंडीशन देख लें, रफ कर दूं, हो गया सबका? ओके, नेक्स्ट डालना है कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। अभी जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में भी होते हैं, और एज वेल एज ये गैसियस स्टेट में भी होते हैं। किस किस स्टेट में होंगे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में होते हैं। अगर मैं सॉलिड का एग्जांपल लूं तो डायमंड, डायमंड में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में भी कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद होता है सिलिका, सिलिका में भी कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लिक्विड का एग्जांपल लूं तो आपको पता है कि ब्रोमीन मतलब Br2 जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे CHCl3 होता है, कार्बन यहाँ पे CHCl3 होता है, क्लोरोफॉर्म, आप लोगों ने नाम सुना होगा CHCl3 का, क्लोरोफॉर्म होता है। गैसेस में बहुत सारे एग्जांपल है, गैसेस में H2 होगा, O2 मतलब ऑक्सीजन होगा, N2 नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे क्लोरीन Cl2, CH4 ये होगा। बहुत सारे एग्जांपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एग्जांपल आप ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है जिनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, पूरा लिख दो, हाँ पूरा लिख दो। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आयोनिक कंपाउंड। अगर मैं आयोनिक कंपाउंड के कंपेयर करूं कोवैलेंट कंपाउंड के साथ, तो कोवैलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे मैंने बोला बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। जितना ज्यादा मास होगा कंपाउंड का, जितना
चलो सॉरी थोड़ा सा ही हो गया। तो मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट करते हैं, फिर से स्टार्टिंग से बताती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में पाया जाता है। सॉलिड में एग्जांपल आपको दिख रहा है, डायमंड है, ग्रेफाइट, सिलिका है। लिक्विड का एग्जांपल तो ब्रोमीन होगा, क्लोरोफॉर्म होगा। गैसेस में बहुत सारे एग्जांपल है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आयोनिक कंपाउंड है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एक और पॉइंट याद रखना है, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, मतलब एक मॉलिक्यूल है उसका मास अगर आपको पता है, जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। उसके बाद थर्ड है कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड इन जनरली insoluble in water, insoluble in water, but soluble in organic solvent, but soluble in organic solvent like बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एक्सेट्रा। जो कोवैलेंट कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उसी में सोल्यूबल होते हैं। जैसे लाइक डिजोल्व, लाइक जैसे में वैसा, वो वाली बात होती है यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे रहेंगे? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे। हाँ, लेकिन एक्सेप्शन रहेगा, एक्सेप्ट यहाँ पे ग्रेफाइट। अगर मैं एक्सेप्शन लूं, यहाँ पे मैंने बहुत सारे एक्सेप्शन नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, बिकॉज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग जानते हो कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट कैसे होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। चलो नोट करो। तो हमने देख लिया आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमने देख लिया यहाँ पे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होगी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी। चलो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट डालो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट डालना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। रफ कर दूं, सबका हो गया है लिखना। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, ये याद रखना है। नेक्स्ट है थर्ड बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थर्ड बॉन्ड होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। A coordinate bond is formed by a coordinate bond is formed by sharing a pair of two electrons, sharing a pair of two electrons from one atom between two bonding atoms, between two bonding atoms. A coordinate bond. Third point is Aisha, third point is bad conductor of electricity. जो थर्ड पॉइंट था वो था बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। चलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखते हैं।
A coordinate bond is formed by sharing a pair of two electrons from one atom. मतलब यहाँ पे अगर मैंने ए और एक बी मॉलिक्यूल लिया, ए बी मॉलिक्यूल लिया हुआ, तो यहां से क्या करेगा, शेयरिंग अ पेयर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, ये बी एटम इससे ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, शेयर करेगा। मतलब दो बॉन्डिंग एटम्स है, दो बॉन्डिंग में से एक पूरा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देता है, शेयर कर देता है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो ए था, ए रहता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। जो बी होता है, बी होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, बी कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस रहेगा। एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। तो एक एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो अपने दोनों के दोनों जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा और उसके वजह से एक बॉन्ड बनेगा। एंड दिस इज कॉल्ड, एक शेयरिंग हो रही है इन दोनों के बीच में, एक कोऑर्डिनेशन हो रहा है इनके बीच में, तो वहां पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इट इज इंडिकेटेड बाय, it is indicated by an arrow pointing towards an acceptor atom जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो बी में इलेक्ट्रॉन पेयर को इस ए बी मॉलिक्यूल में बी जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एरो का जो हेड रहेगा उसी तरफ रहेगा, जो एरो का पॉइंटिंग रहेगा वो उसी तरफ रहेगा। एग्जाम्पल दो यहाँ पे, एग्जाम्पल एक है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। उसके बाद दूसरा है NH3 और इसके पास क्या है, लोन पेयर है। और मैंने कहा लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास लोन पेयर होते हैं ना बेटा वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर दे देगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा और किसकी तरफ से रहेगा, क्योंकि BF3 इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो इस तरह से एरो आएगा। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। चलो नोट करो। BF3 is boron trifluoride. Boron trifluoride. यहां तक क्लियर है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज क्या है, ये भी हम डिटेल में पढ़ने वाले बाद में। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। चलो डन हो गया है। नेक्स्ट डालो, लुईस स्ट्रक्चर। रब कर दूं,
तीन बॉन्डिंग थी, तीन बॉन्डिंग हमने पढ़ ली है, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी हमें यहाँ पे देखना है लुईस स्ट्रक्चर, एक नया टॉपिक रहेगा ये आपके लिए, लुईस स्ट्रक्चर। अभी लुईस स्ट्रक्चर होता क्या है? लुईस स्ट्रक्चर होता है, इट रिप्रेजेंट number of valence electron, number of valence electron। जो लुईस स्ट्रक्चर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा है लिथियम, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? लिथियम लिखा है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हो ना आप लोग, 2 1 लिखते हो, आप लोग पढ़े हो। लिथियम का नंबर 3 है 2 and 1। तो लिथियम को देखो कैसे रिप्रेजेंट करना है, लिथियम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डॉट दिखाना है इस तरह से। लिथियम को कैसे रिप्रेजेंट, ये लुईस स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम का नंबर होता है 12, ये देखो कैसे लिख रही हूँ, 2 8, उसके बाद कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम लिखना है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है, तो एक यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अगर मैं एल्यूमिनियम ले रही हूँ, नंबर है 13, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 2 8 और 3 रहेगा यहाँ पे। तो एल्यूमिनियम को कैसे लिखूंगी? एल्यूमिनियम हो गया 1 2 और यहाँ पे हो गया 3। अगर कार्बन है, कार्बन का नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 2 and 4 हो जाएगा। तो कार्बन यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे करोगे और एक यहाँ पे करोगे। ये सब एलिमेंट्स है। ये किसका दिखा रही हूँ मैं? एलिमेंट्स का दिखा रही हूँ। उसके बाद बोरॉन है, बोरॉन का नंबर 5 है, क्या हो जाएगा? 2 and 3 हो जाएगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 2 and 3 रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर? नाइट्रोजन है, नंबर 7 है, 2 and 5, तो यहाँ पे नाइट्रोजन देखो 1 2 3 4 और इसकी पेयरिंग, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन है जो कि नंबर 8 होगा, क्या है? 2 and 6, तो ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6। आप एक एक करके दोगे तब भी होगा, लेकिन मैंने पेयरिंग में दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पहले इतना नोट कर लो। ये सिंपल एलिमेंट्स का है, अभी तक हमने कंपाउंड का नहीं देखा है। लुईस स्ट्रक्चर किसका देख रहे हैं? सिंपल एलिमेंट है। जब हम कंपाउंड का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें कुछ अलग ये आएंगे। अभी कहीं पे भी डॉट दिया, कुछ भी किया तब भी चलेगा। यहां तक क्लियर है? लुईस स्ट्रक्चर क्या है? किसी को डाउट है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, बाय डॉट से करो, क्रॉस से भी कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे डॉट दिए हैं, आप लोग उसको क्रॉस से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो डन। रिया, आयशा, अनुप्रिया, ओके बेटा। ओम, समझ में आ रहा है? चलो फिर ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं हम, यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, और हम कंपाउंड का भी लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। नेक्स्ट टाइम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके।
चलो बाय बाय एवरीवन।